दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। आज सबसे पहले बात उस अफसोस की जो भारत को 54 साल के बाद हो रहा है। काश इंदिरा गांधी जमीन के उस टुकड़े को वापस भारत में मिला लेती, ना बांग्लादेश बनता, ना ये बवाल होता। खैर, जो इंदिरा गांधी ने नहीं किया, क्या अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कर देना चाहिए? ये सवाल अब पूरे भारत में भ्रमण कर रहा है। 9:30 बजे जनहित स्पेशल में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अभी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ देश का गुस्सा देखें। बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। एक इस्लामिक देश में वो खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज इसी पर भारत के हिंदुओं का गुस्सा सड़क पर आ गया। उन्होंने बांग्लादेश को ईंट से ईंट बजा देने की चेतावनी दी। सरकार से भी कहा कि जो करना है करे, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर आंच नहीं आनी चाहिए। हिंदू कहीं भी मुश्किल में फंसे तो भारत के हिंदुओं की चिंता स्वाभाविक है। लेकिन हैरानी हो रही है कि दुनिया में मानवाधिकार के जितने ठेकेदार हैं, जिनका रोजगार ही ह्यूमन राइट्स की बातों से चलता है, जो गजा सीरिया के हालात पर न्यूयॉर्क से दिल्ली तक डफली बजाकर प्ले कार्ड्स दिखाकर सड़कों पर आंसुओं की मोटी मोटी बूंदें गिराते हैं, वो सब खामोश हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न पर इन लोगों से मुंह से दो बोल नहीं फूट रहे कि यूनुस भाई, कम से कम अपने शांति के नोबेल की इज्जत तो रख लो। देखिए, ये बांग्लादेश में भारत विरोधी और हिंदू विरोधी हिंसा का नया तांडव है, जो कट्टरपंथी उस्मान हादी की हत्या के बाद शुरू हुआ है। दीपू चंद्र दास को जिंदा जलाना तो बस नई घटना है, ये सिलसिला रुका ही नहीं था। बांग्लादेश में अगस्त 2024 से अब तक 2500 हिंदुओं पर हमले हो चुके हैं। इस हिंदू और भारत विरोधी हिंसा का प्रतिकार ही था जो आज भारत में बड़े पैमाने पर हुआ, जिसमें बांग्लादेश को होश में रहने के लिए कहा गया। भारत के हिंदुओं के गुस्से की बड़ी तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। दिल्ली और कोलकाता से लेकर मुंबई, हैदराबाद, जम्मू, सिलीगुड़ी, वाराणसी, भोपाल, इसके अलावा भी कई शहरों में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। बांग्लादेश के हालात पर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के लोग बांग्लादेश के हाई कमीशन में घुसना चाहते थे। उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए। नहीं घुस पाए तो बाहर ही हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। मोहम्मद यूनुस का पुतला भी फूंका गया। बांग्लादेश के झंडे जलाए गए। बांग्लादेश के खिलाफ जितना गुस्सा उतारा जा सकता था, वो दिल्ली में उतारा गया। कोलकाता में कल बीजेपी ने बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन पर धावा बोला था। आज हिंदू संगठन सियालदाह से हिंदू हुंकार यात्रा शुरू करके डिप्टी हाई कमीशन तक पहुंचे। लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस ने दिल्ली पुलिस की तरह सब्र नहीं दिखाया, लाठीचार्ज किया। हिंदू कार्यकर्ताओं को दूर तक खदेड़ा गया और कई हिरासत में ले लिए गए। दुनिया के किसी भी कोने में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होगा, हिंदू समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा। जहाँ भी हिंदू है, चाहे वो किसी भी देश में हो, वहाँ पे उसको सुरक्षित फील करना चाहिए। एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। हमारी अपील है कि बांग्लादेश को राहत पानी जो दिया जा रहा, बिजली दी जा रही, वो तुरंत बंद कर देना चाहिए और हिंदुओं को समान अधिकार मिलना चाहिए, वहाँ पर उनकी रक्षा होनी चाहिए। समझ जाओ, जो आप हिंदुओं को वहाँ पर नाश करना चाहते हो, समाप्त करना चाहते हो, इसी मानसिकता को समाप्त करो। अगर बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो मेरे देश भारत से बांग्लादेशियों को निकाला जाए।
दीपू चंद्र दास की हत्या को भारत सरकार ने बर्बर बताया है। बांग्लादेश सरकार से कड़े शब्दों में विरोध भी जताया है। दोनों देशों के राजनयिक रिश्ते नाजुक मोड़ पर हैं। आज के प्रदर्शन से सरकार पर दबाव और बढ़ा है कि बांग्लादेश को सख्त जवाब दे, लेकिन एकजुट होकर सिर्फ बांग्लादेश पर बोलने के बजाय बीच बीच में अंदरूनी राजनीति की ढपलियां भी बजने लगी हैं, क्योंकि ममता की पुलिस ने आज डिप्टी हाई कमीशन में घुसने वाले हिंदू संगठनों को लाठीचार्ज से जवाब दिया, तो बीजेपी ने बांग्लादेश के तनाव को बंगाल के चुनाव से मिक्स कर दिया। ममता बनर्जी और मोहम्मद यूनुस को एक कैटेगरी में रख दिया गया। तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में अनेक मिनी पाकिस्तान क्रिएट होते जा रहे हैं। यदि बांग्लादेश में जमाते इस्लामी हिंदुओं के विरुद्ध टारगेटेड वायलेंस कर रही है, तो पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार हिंदुओं के विरुद्ध टारगेटेड एक्शन यानी लक्षित कार्रवाई कर रही है। जब देश एक सुर में हो तो उसे कैसे डिरेल किया जाता है, आज कांग्रेस ने भी इसका नमूना दिया है। दिग्विजय सिंह सीधे जजमेंट पर जा पहुंचे कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हिंसा हो रही है, भारत में मुसलमानों का जो उत्पीड़न होता है, उसका ये बदला है। सुनिए। बांग्लादेश में जब से इस प्रकार का जो आंदोलन होकर सरकार बदली है, वहाँ वो सारे तत्व हैं जो कि धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं, जिनका विरोध शेख हसीना करती थी, जिनका विरोध शेख मुजीब साहब ने किया था। ये जो हालात हमारे देश में हैं, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहाँ पर उस प्रकार का हो रहा है। अभी हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर सिर्फ भारत में ही शोर क्यों है, इतना सेलेक्टिव शोर क्यों कि इस हिंसा के विरोध में सिर्फ हिंदू संगठन ही दिखाई दे रहे हैं। तस्लीमा नसरीन ने हिंदुओं के हक में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू डर के साए में जी रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को भला तस्लीमा से बेहतर कौन जानता होगा। लेकिन एक सवाल भी है कि दुनिया के दूसरे तथाकथित बुद्धिजीवी, तथाकथित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, शांति के मसीहा कहाँ हैं। गजा गजा बोलकर दुनिया भर में प्रोटेस्ट करने वाले, रफा में इजराइल के रसद रोक देने पर रोने बिलखने वाले, रोहिंग्याओं को हालात का मारा और बेचारा बताने वाले और ब्लैक लाइव मैटर स्लोगन देने वाले, वो लोग कहाँ हैं। क्या इन्हें टीवी देखना बंद हो गया है, या इनका इंटरनेट रिचार्ज नहीं, या फिर इनके घरों में अखबार आने बंद हो गए हैं, या फिर इन दिनों सारे के सारे साल की आखिरी छुट्टी मनाने के लिए कहीं बाहर गए हैं। अब सहूलियत के लिए कुछ चेहरे भी आपको दिखा देते हैं जिनकी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस पर बोलती बंद हो चली है। जो यूएन में अचानक बीच में बोलकर चर्चा में आई, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल जस्टिस, किसान आंदोलन और फिर गजा पर बोलकर सुर्खियां बटोरी, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं पर इनकी बोलती बंद है। ग्रेटा थनबर्ग। अब मीना हैरिस की बात करेंगे। अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति की भांजी हैं। ह्यूमन राइट्स पर इन्हें भी बोलने का शौक है। किसान आंदोलन पर उन्होंने बोला था, लेकिन बांग्लादेश पर चुप्पी, मौन साध लिया है। रिहाना, ये इंटरनेशनल पॉप स्टार हैं, मानवाधिकार पर अक्सर बोलती हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर चुप्पी साध कर बैठी हुई हैं। अगला नाम मलाला यूसुफजई, नोबेल विनर, लड़कियों की शिक्षा और उनके हक पर आवाज उठाती रही, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू बेटियों का दर्द इन्हें दिखाई नहीं दे रहा। तो ये तथाकथित जितने भी एक्टिविस्ट हैं वो अभी गायब आपको नजर आ रहे हैं। वैसे शांति के नोबेल विनर तो बांग्लादेश के रहनुमा बने हुए हैं मोहम्मद यूनुस। हालांकि आज भारत में कड़े विरोध प्रदर्शन के बाद उन्होंने एक मंत्री को दीपू चंद्र दास के घर भेजा, इंसाफ का वादा किया, लेकिन यूनुस और बांग्लादेश कितने बड़े
एहसान फरामोश हैं, ये भी आज आपको दिखाना जरूरी है। आप थोड़ी देर रुकें, 9:30 बजे हम विस्तार से पूरी खबर आपके सामने रखने वाले हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के दमन को लेकर उठे सवाल ने देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के अंदर के सियासी टकराव को वहीं आज बाहर भी ला दिया है। अब तक कांग्रेस के छोटे नेता और कांग्रेस के स्तर पर ऐसी बातें होती थीं, लेकिन आज पार्टी के एक सांसद ने प्रियंका गांधी के पक्ष में बड़ी फील्डिंग सेट कर दी है। पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको बताते चले बांग्लादेश में हुई हिंदुओं पर हिंसा के मामले में प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से भी सदन में बात रखी गई थी और सरकार पर दबाव बनाने की बात कही गई थी। लेकिन अब जो खबर हम आपके सामने रख रहे हैं, ये खबर इससे बिल्कुल अलग और अलहदा है और आप नाम देखकर समझ गए होंगे, प्रियंका के लिए पुकार, क्या राहुल हैं तैयार? ये खबर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं की जुबानी अब खुलकर सामने आ रही है। पार्टी के एक सांसद ने प्रियंका गांधी वाड्रा के पक्ष में बड़ी फील्डिंग सेट कर दी है। सबसे पहले आप सांसद इमरान मसूद का बयान सुन लीजिए, फिर उससे उठे सियासी सवालों के तूफान का असर भी आपको समझाने वाले हैं। प्रियंका जी ने सबसे पहले लास्ट टाइम जब बांग्लादेश के अंदर हो रहा था सबसे ज़्यादा बोलने का काम किया, और प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए ना, फिर देखिए कैसे जवाब देती है इंदिरा गांधी की तरह। जैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके हाथ में देकर आई थी ना इंदिरा गांधी, ऐसी प्रियंका गांधी ऐसा इलाज करके आएगी कि ये भारत विरोधी अड्डा नहीं बन पाएगा। इमरान मसूद सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद हैं। बांग्लादेश को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने प्रियंका गांधी की तुलना इंदिरा गांधी से करते हुए देश की बागडोर संभालने के लिए उनका नाम आगे कर दिया है। अब यहां मेरे कुछ सवाल हैं। सवाल यह है, क्या प्रियंका गांधी को लेकर दबाव बनाया जा रहा है? क्या समर्थक चाहते हैं कि प्रियंका गांधी ही अपनी पार्टी को लीड करें? क्या राहुल गांधी के नेतृत्व से कांग्रेस के नेता खुश नहीं हैं? क्या कांग्रेसियों को लगता है कि प्रियंका ही पार्टी को आगे बढ़ा पाने में सक्षम हैं? प्रियंका का नाम अचानक से नहीं आया है। महीने भर से पॉलिटिकल सर्कल से लेकर मीडिया तक में प्रियंका को आगे करने की मांग देखी और सुनी जा रही है, और ये मांग कोई नई मांग नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले से करते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस के सांसद खुलकर बोल रहे हैं। सबसे पहले नवंबर के अंत में राशिद अल्वी ने प्रियंका गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग की थी। कुछ पुराने वाकये भी आपके सामने रख रहे हैं। फिर 2 हफ्ते पहले ओडिशा के पूर्व विधायक मोहम्मद मोकीम ने प्रियंका को कमान देने की मांग रखी, और अब तो सांसद इमरान मसूद ने इन दोनों की डिमांड को अपने शब्दों में आगे बढ़ा दिया है। बात सिर्फ कांग्रेस के सांसद तक ही नहीं रह गई है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी इमरान मसूद के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि प्रियंका की मांग तो हर जगह से है। मांग तो सब जगह से है कि प्रियंका आए, और मांग तो ये भी है कि मैं राजनीति में आऊं, पर लोगों अभी जो असल मुद्दे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए हमें। रॉबर्ट वाड्रा ने वैसे तो बहुत सधे शब्दों में संतुलित जवाब देकर किसी भी कंट्रोवर्सी से बचने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी को तो इमरान मसूद के बयान ने राहुल पर हमले का हथियार थमा दिया। कोई कह रहा है कि कांग्रेस दो फाड़ हो गई है, तो किसी का कहना है कि राहुल के हाथ से जनमत और जनपथ दोनों का समर्थन चला गया। सुनिए। राहुल गांधी जो है वो अपने काम को सीरियसली नहीं लेते, तो कांग्रेस पार्टी के एक और सांसद इमरान मसूद आ गए, और इमरान मसूद ने तो साफ साफ कह दिया कि अब उनको राहुल गांधी पर कोई भरोसा नहीं बचा है, अब राहुल हटाओ, प्रियंका जी को लाओ। इसका मतलब जनमत तो राहुल से गया ही। 2 फाड़ हो चुका है कांग्रेस में। अब वो भी मानने लगे कि राहुल गांधी जी इनकॉम्पिटेंट है, जैसे देश की जनता मानती है। तो इमरान मसूद जी ने इस बात की तस्दीक कर दी है, और उसका संज्ञान मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी को लेना चाहिए कि इतनी हार के बावजूद भी क्यों उन्हें ढोया जा रहा है। अब तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए कि भीतर से अब आवाज आ रही है इमरान मसूद जी की, जो राहुल गांधी जी के नजदीकी होया करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी जमकर चुटकी ले रही है। वैसे आपको बताते चले, प्रियंका गांधी साल 2019 में राजनीति में आई थी, तब उन्हें कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था। अभी पिछले साल ही वो वायनाड से लोकसभा का उपचुनाव जीतकर पहली बार सांसद बनी, तो न सिर्फ उनके भाषणों की तुलना राहुल गांधी से होने लगी, बल्कि राजनीतिक बात विचार और स्वभाव को लेकर भी राजनीतिक जानकारों ने तारीफों के पुल बांधे। 2 तस्वीरें अभी सबसे ताजा हैं, सबसे पहले वो आपको दिखा देते हैं।
एक तस्वीर 19 दिसंबर की है, जब संसद के शीत सत्र का आखिरी दिन था और स्पीकर ओम बिरला के कक्ष में कस्टमरी मीटिंग बुलाई गई थी। प्रियंका गांधी इस बैठक में बेहद सहज नजर आती हैं। पीएम मोदी के साथ उनके हंसी मजाक की चर्चा अगले दिन अखबारों की सुर्खियां भी बनी। इससे ठीक एक दिन पहले यानी 18 दिसंबर को वायनाड के विकास के काम को लेकर प्रियंका गांधी परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के चैम्बर में मिलने पहुंची थीं। मेल मुलाकात की दोनों तस्वीरें दोनों की पब्लिक डोमेन में आई। ये कहा गया कि विरोधियों से मिलने में प्रियंका राहुल गांधी से ज्यादा सहज दिखाई देती हैं। वायनाड के विकास के सिलसिले में प्रियंका गांधी पिछले साल गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल चुकी हैं। इन तस्वीरों को देखकर कहने वाले ये कह रहे हैं कि राहुल कभी भी बीजेपी नेताओं के साथ इतने सरल और सहज नहीं रहे जितना प्रियंका गांधी दिखाई देती हैं। समर्थक इन तस्वीरों को सियासी यूएसपी भी मानते हैं। प्रियंका गांधी का ये एक कॉन्ट्रास्ट भी है जो उन्हें अपने भाई राहुल गांधी से अलग करता है। प्रियंका भले ही कामकाज और औपचारिकताओं के लिए विरोधियों के साथ सहज नजर आती हों, लेकिन संसद में भाषण देने वक्त वो उतनी ही आक्रामक भी दिखती हैं। बीते संसद सत्र के उनके 2 बयान आपको जरूर देखने चाहिए। कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको पीड़ा हो रही है उनके साथ। खत्म करूं, महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। सर, इस पूरे देश की यही भावना है। माननीय सर, आखिरी बात सर, आखिरी। दरअसल पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये मानते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स में 3-4 बेसिक फर्क हैं और जो बड़े अंतर हैं वो ये है कि राहुल जनहित को सीधे प्रभावित करने वाले मुद्दों से दूर रहते हैं, जबकि प्रियंका जनहित के मुद्दों को ही उठाती हैं। राहुल सबके साथ सहज नजर नहीं आते, प्रियंका सियासी विरोधियों के साथ भी सहज दिखाई देती हैं। राहुल की तुलना में प्रियंका का पब्लिक कनेक्ट ज्यादा सरल और भावनात्मक है। राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि उन तक नेता और कार्यकर्ताओं की पहुंच आसान नहीं है, जबकि प्रियंका गांधी के साथ ऐसा नहीं है। अभी राहुल गांधी जर्मनी दौरे से आज ही लौटे हैं। विदेशी जमीन पर जाकर राहुल देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, पहले भी उठाते रहे हैं, इस बार भी वही कर आए हैं। One election in Telangana, one election in Himachal Pradesh. We've been raising issues as far as the fairness of elections in India is concerned. I've done press conferences where we have clearly shown, without shadow of a doubt, that we won the Haryana election. That we actually don't feel that the Maharashtra election was fair. There is a full-scale assault taking place on the institutional framework of our country. One woman is voting 200 times in one polling booth. And when we are asking these questions to the Election Commission, we're not getting a response. So that's one aspect of it, that we fundamentally believe that there is a problem with the electoral machinery in India. इन मुद्दों को लेकर वो विरोधियों के निशाने पर रहते हैं, जबकि सबको पता है कि वोट चोरी का मुद्दा बिहार के चुनाव में फेल साबित हुआ। राहुल की तमाम कोशिशों के बाद भी बिहार में वोट चोरी को जनता ने नकार दिया। अब बिहार चुनाव के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व पर दबी जुबान से सवाल उठ रहे हैं और प्रियंका को लाने की मांग तेज होती जा रही है। एक बदलाव की डिमांड कांग्रेस पार्टी में है तो एक और बदलाव की आहट बिहार से आ रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद लगातार कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है। बीजेपी में नितिन नवीन को संगठन के शीर्ष पर बिठाने के बाद अब जेडीयू में भी बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो चली है। लंबे समय से जो चर्चा चल रही है वो चर्चा अब मंजिल के करीब है। नीतीश की सियासी विरासत की डोर उनके बेटे को सौंपने की बिसात बिछ चुकी है। इसकी चर्चा कल की मीटिंग से बाहर निकली है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार सोमवार को दिल्ली दौरे पर थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अलग अलग मुलाकात की। दोनों ही बैठकों में नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मौजूद रहे। पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है कि इन बैठकों में नीतीश के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री पर भी बात हुई है। सूत्रों के मुताबिक अभी नीतीश की सियासी विरासत पर चर्चा की जो बड़ी वजह सामने आई है वो हिजाब विवाद है।
हाल के हिजाब विवाद को महिला सशक्तिकरण के हिमायती नीतीश के दामन पर महिला विरोधी होने के दाग के तौर पर देखा जा रहा है। इसी के बाद सियासी विरासत पर नए सिरे से मंथन का दौर शुरू हो गया है और सूत्रों की माने तो मोदी, नीतीश और शाह की मुलाकात में निशांत की राजनीति में एंट्री पर चर्चा हुई है। बीजेपी नेतृत्व पहले भी नीतीश कुमार को यह प्रस्ताव दे चुका है। जेडीयू को उम्मीद है कि पीएम मोदी नीतीश को मनाने में कामयाब होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ललन सिंह और संजय झा इस मुद्दे पर 2-3 बार अमित शाह से बात कर चुके हैं। बताया जा रहा है खरमास यानी 14 जनवरी के बाद और बंगाल चुनाव से पहले निशांत की राजनीति में एंट्री हो जाएगी। निशांत जी को पार्टी के लोग, पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के समर्थक, पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। हम सब लोग चाहते हैं। अब इन्हीं को फैसला लेना है कि कब ये तय करते हैं। हम कोई एतराज थोड़े है। निशांत कुमार जी अगर राजनीति में आना चाहेंगे तो किसी को कोई एतराज है? सब लोग तो कह रहे हैं, अब फैसला वही करेंगे। इन खबरों के बाद अब सवाल उठ रहे हैं, क्या बिहार में नीतीश बैकसीट पर जाएंगे? क्या बिहार में बीजेपी का अपना सीएम बनाने का सपना साकार होगा? वैसे तो ये सवाल अभी भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि इस फैसले के लिए पहले बीजेपी को नीतीश कुमार को मनाना होगा। वैसे दिल्ली की मीटिंग के बाद पटना में आरजेडी इन अटकलों को हवा दे रही है। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कुर्सी से हटाने का प्लान बीजेपी ने तैयार जो किया है, उसी संबंध में हमें लगता है कि बीजेपी का दबाव है आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ने के लिए। अब खरमास के बाद कौन सा खेला होगा, अब इंतजार कीजिए। इसके बाद दही चूड़ा खा करके कुछ न कुछ खेल तो होगा। वैसे नीतीश कुमार की राजनीति परिवारवाद के खिलाफ रही है। 2 दशक से भले ही नीतीश बिहार की राजनीति के केंद्र में हैं, लेकिन निशांत सियासत की लाइमलाइट से दूर रहे। बिहार चुनाव के दौरान कई बार जेडीयू और एनडीए के सहयोगियों ने निशांत को राजनीति में लाने की मांग की, लेकिन तब परिवारवाद के आरोपों से बचने के लिए इस मांग को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन अब भविष्य की तैयारी को देखते हुए जेडीयू और बीजेपी दोनों के रणनीतिकारों को लगता है कि जेडीयू को संभालने के लिए निशांत को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। जनहित में आगे बढ़ते हुए यूपी की सियासत में इन दिनों कोडीन कप सिरप का मुद्दा छाया हुआ है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे से इसके तार जोड़ रही हैं। आज कांग्रेस ने इस मामले में एंट्री ली है। कोडीन कांड के तार बाहुबली धनंजय सिंह से जोड़ने की कोशिश की है। पहले दिखाते हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा क्या है। उनकी ओर से लिखा गया है, अमित सिंह टाटा, आलोक सिपाही इस गोरख धंधे के बाकी खिलाड़ी हैं। बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू के महासचिव धनंजय सिंह उनको अपना छोटा भाई बताते हैं, तो क्या बड़े भैया के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? कौन दे रहा है संरक्षण? छोटा भाई और बड़ा भाई का जिक्र करके सुप्रिया श्रीनेत ने सीधे सीधे पहली बार धनंजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। धनंजय सिंह का इस पूरे कोडीन कांड से कुछ लेना देना है या नहीं, ये तो जांच का विषय है। लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कई वीडियो और फोटो हैं जो गिरफ्तार आरोपियों के तार धनंजय सिंह से जोड़ते दिखाई देते हैं। जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह के वीडियो के साथ ये रील बनाने वाला अमित टाटा है, जो कोडीन कांड में गिरफ्तार हो चुका है। 5 मार्च 2024 को एमपी एमएलए कोर्ट ने धनंजय को जब जेल भेजा था, ये तब का वीडियो है। ये वीडियो अमित टाटा और धनंजय की नज़दीकियां बताता है। अमित टाटा के धनंजय सिंह के साथ तस्वीर, वीडियो, यहां तक कि एक ही सीरीज वाले गाड़ी नंबर भी चर्चा में है। लेकिन अब तक ना तो खुले तौर पर बीजेपी और ना ही समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने इनका नाम लिया। सुप्रिया श्रीनेत ने बड़ा भाई छोटा भाई कहकर धनंजय को लपेटा है। कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव धनंजय सिंह का नाम लेने से बच रहे हैं, लेकिन तस्वीरों के जरिए उन्हें घेरने की कोशिशों में लगातार लगे हुए हैं। आज फिर उन्होंने एक नई तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें धनंजय सिंह अमित टाटा को केक खिलाते नजर आ रहे हैं। अखिलेश ने तस्वीर के साथ लिखा है, लगता है खांसी बहुत आ रही है, देखो कहीं सिरप तो नहीं पिला रहे। यह तस्वीर अमित टाटा के जन्मदिन की है। अमित टाटा ही
वो कड़ी है जो धनंजय सिंह पर बार बार सवाल उठाने का विपक्ष को मौका दे रहा है। कोडीन कांड का मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल दुबई में छिपा हुआ है। धनंजय सिंह के साथ शुभम जायसवाल की भी कई तस्वीरें पहले से वायरल हैं। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर धनंजय सिंह का नाम फिर से उछाला जा रहा है, जबकि खुद धनंजय सिंह ने 2 हफ्ते पहले सफाई दी थी और आरोपियों से रिश्ते को नकारा था। अब इस पूरे मामले में कोडीन कांड की कड़ियां किस रूप में जुड़ेंगी, धनंजय सिंह का क्या सीधे तौर पर लेना देना है या नहीं है, सरकार जांच कब पूरी तरह से पारदर्शी व्यवस्था के जरिए आगे बढ़ाएगी, हर एक खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। और अब आज का जनहित मंत्र, तोड़ना है तो किसी का रिकॉर्ड तोड़ो, लेकिन कभी किसी का दिल और भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। इसी के साथ जनहित में अभी के लिए दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।